गुड इवनिंग। दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। इंडियन एविडेंस एक्ट एपीओ एग्जाम के पर्पज से 118 से 134 वाला बंच हम देख रहे थे। एविडेंस से रिलेटेड था, साक्ष्य से रिलेटेड था, विटनेस साक्षियों के विषय में ये बात करता है। 118, 19, 20 हमने देखा था कि कौन साक्ष्य दे सकता है। ठीक है। आज धारा 121, 122 दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 121 जो सेक्शन है इससे अभी रिसेंट में, ठीक है, रिसेंट में हुए आरजीएस मेंस एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन प्रॉब्लम बनाकर पूछा था। तो अभी आरजीएस 2024 से यहां से क्वेश्चन था और क्वेश्चन था फर्स्ट इलेक्ट्रेशन से, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं था। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, कोई खास बात नहीं है। दो चीजें होती है, देखो, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट जो धारा 121 है इसको बाद में पढ़ेंगे, हम कॉमन कंसेप्ट देखते हैं। दो चीजें होती है कोर्ट के अंदर। जब मजिस्ट्रेट बैठा होता है तो दो चीजों को डील करता है। एक वो चीज जो मजिस्ट्रेट के नाते उसके सामने ऑन डॉक्यूमेंट आती है, जैसे किसी व्यक्ति ने एविडेंस दिया, किसी व्यक्ति की जन्म तिथि से संबंधित कोई 10th की मार्कशीट पेश की गई, कोई व्यक्ति का किसी प्रकार से प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट पेश किए, किसी एविडेंस को एडमिसिबल करना था नहीं करना था, जज का विवेक है। तो एज ए मजिस्ट्रेट उसके सामने जो कुछ भी आया, एक तो उन चीजों को मजिस्ट्रेट डील करता है। दूसरा, उस कक्ष में जिसको हम कोर्ट कहते हैं, जहां पर मजिस्ट्रेट बेंच पर बैठा होता है, उस कक्ष के अंदर घटित हुई घटना है। अब मजिस्ट्रेट ने दो प्रकार की घटनाओं को देखा। एक तो जब वो अपना न्यायिक कार्य कर रहा था तो उसके सामने जो डॉक्यूमेंट आए, जो एविडेंस आया, उनमें कोई बात देखी, कोई बात उसकी नॉलेज में आई, या उसने किसी प्रकार का उन डॉक्यूमेंटों पर एक्शन लिया। दूसरी कि उसने उस कमरे में बैठे हुए एक साधारण नागरिक के नाते उस कमरे के अंदर घटित हुई घटनाओं को देखा। कॉमन कंसेप्ट समझते हैं इसका। यह है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC। अब ये बैठा हुआ है अपने कोर्ट रूम में, इसको कहते हैं कोर्ट रूम, ठीक है, जिसको हम कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो मैं कोर्ट रूम लिख देता हूं। कोर्ट रूम में बैठे हुए दो चीजें देख रहा है। अब इसका आइसा पे बात करते हैं कि इसने आंखों से क्या क्या देखा। एक तो ये क्या देख रहा है, एज ए ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट, एज ए ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट इसने क्या देखा, डॉक्यूमेंट देखे, एविडेंस देखा, या कोई बात, जैसे आप देखना 164 के बयान अक्सर एकांत में करवाए जाते हैं। जिस महिला के साथ रेप होता है या कोई भी लैंगिक अपराध होता है, उसकी पीड़िता होती है, 164(5) में जो उसके स्टेटमेंट होते हैं वो एकांत में कराते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट है जो भी उसको मजिस्ट्रेट के नाते पता लगे। एक दूसरी चीज, एज ए कॉमन पर्सन, एज ए कॉमन पर्सन वो रूम, उस कोर्ट रूम में बैठा बैठा कोई चीजें देखता है। जैसे उस कोर्ट रूम में मैं भी बैठा था, मेरे बगल में एक और साथी बैठा था, हम दोनों किसी बात के लिए झगड़ गए और मैंने उसको लगा दिया एक थप्पड़। तो उसने क्या देखा, मेरा और मेरे साथी का झगड़ा देखा। उसने देखा कि एक अपराधी है, ए नामक एक्यूज है। ये कौन है, एक्यूज। इसने क्या किया, बी जो एंटी पार्टी का वकील था उसके चाकू मार। तो अब ये चाकू मार दिया या मेरा और उसका झगड़ा है, तो ये मजिस्ट्रेट ने भी देखा और उसके अलावा वहां कोर्ट में अंदर जो जो व्यक्ति बैठे थे एज ए कॉमन पर्सन, उन्होंने भी देखा। तो दो प्रकार की, एज ए ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट, जज जो चीजें डील कर रहा है, और एज ए कॉमन पर्सन जो उस कमरे में बैठे हुए बाकी चीजें भी डील कर रहा है। अब आप उसी कोर्ट रूम में कहीं कॉर्नर में बैठे थे, आपको दोनों घटनाएं, एक तो कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट पेश हुए, एविडेंस आया, स्टेटमेंट आया। दूसरा, उसी कमरे में एक ए नामक एक्यूज ने बी वकील को चाकू मार दिया। दोनों घटना हुई, पर आपने चाकू मारती हुई घटना को तो लाइव देखा है, क्योंकि वो तो कोर्ट रूम में हुई है। जज से लेकर हर व्यक्ति जो कोर्ट रूम में 50 लोग बसते थे, सबने देखा कि ए ने बी को चाकू मारा। बट कोर्ट के सामने कि सर, एक वकील कहता है कि ये व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है और ये मैं आपको डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूं, तो वो डॉक्यूमेंट केवल जज ने देखा।
या कोई 164 का स्टेटमेंट था वो जज ने नोट किया, कोई एविडेंस लेना था, एडमिसिबल था नहीं था, कोर्ट ने ग्रांट कर लिया, कोर्ट का विवेक है। किसी प्रकार का मजिस्ट्रेट के नाते जो कार्य करता वो और कॉमन मैन के नाते कार्य करता, दो चीजों को 121 डील करता है। इसके संबंध में एज ए कॉमन मैन के संबंध में ये जो कुछ भी घटनाएं घट रही है इसके बारे में एविडेंस देने बुला सकते हैं। यहां क्या है, एविडेंस अलाउड, पर एज ए मजिस्ट्रेट उसने जो कुछ भी देखा उसके लिए उसको कोई भी कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता। तो यहां नॉट अलाउ एविडेंस विदाउट, यहां लिख देता हूं विदाउट किसके, सुपीरियर अथॉरिटी ऊपर वाले कोर्ट ने। जैसे मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हूं, अब मैंने एज ए मजिस्ट्रेट खुद देखा तो मैं सिर्फ और सिर्फ एविडेंस देने किसी कोर्ट में तभी बुलाया जाता हूं, मजिस्ट्रेट होने के नाते मुझे एविडेंस देने तभी बुलाया जा सकता है जब मेरा सुपीरियर मजिस्ट्रेट मुझे ऑर्डर दे कि आप उस कोर्ट में जाओ और एविडेंस दो कि आपने वहां एज ए डॉक्यूमेंट पे क्या देखा। तो एज ए मजिस्ट्रेट आपने जो चीज देखी उसके लिए एविडेंस देने के लिए आपको बुलाया नहीं जाएगा जब तक कि आपके सुपीरियर मजिस्ट्रेट है उसके विशेष आदेश के सिवाय नहीं बुलाया जाएगा। अन्य बातों के बारे में जो उस कोर्ट रूम में घटित हुई उसके बारे में आपका एग्जामिनेशन किया जा सकता है, आपको एज ए विटनेस कोर्ट में बुलाया जा सकता है। अब पढ़ते हैं 121। अब आपको चुटकियों में 121 समझ में आ जाएगी। इंपोर्टेंट और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। आरजीएस मेंस में 3 नंबर का है, एपीओ में भी टकराएगा 121 से, कोई भी प्रॉब्लम बनाए। पढ़ते हैं, कोई भी न्यायाधीश सिविल मामलों में, मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मामलों, तो कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में, मजिस्ट्रेट के नाते उसके स्वयं के आचरण के बारे में, उसने क्या डॉक्यूमेंट देखा, किस डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से एडमिट किया, क्या उस पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी, उसका कौन सा पॉइंट नोट किया। तो कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ने ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के बारे के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में या ऐसी किसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट होने के नाते न्यायालय में हुआ है, तो या तो उसने खुद ने क्या एक्शन लिया, उसका खुद का आचरण आ गया, या कोई बात जिसकी नॉलेज उसको ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते हुई है, अगर वो वहां न्यायाधीश की बेंच पर नहीं बैठा होता तो उसको वो बात पता नहीं लगती। जैसे कोई कमरे में जनरल मैन बैठा है तो उसको पता नहीं लगता क्या आया एविडेंस के रूप में, क्या कोर्ट में रखा, कौन सा डॉक्यूमेंट पेश किया, ये पार्टियों को पता होता, अन्य को नहीं। तो कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट होने के नाते ही केवल उसको वो बात पता लगी हो या उसने उस बात के ऊपर कोई आचरण किया हो, कोई डॉक्यूमेंट में नोटिस डाला हो, उसके संबंध में किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय जिसके वह अधीनस्थ है। तो यहां एक चीज को अपवाद में रख दिया कि जिस न्यायालय के वो अधीनस्थ है उसका विशेष आदेश आ जाए तब तो जाना ही है, उस विशेष आदेश के सिवाय जिसके वह अधीनस्थ है उसको साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जो उसे मजिस्ट्रेट के नाते नॉलेज में आए उनके संबंध में कोई भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को विवश नहीं किया जाएगा सिवाय जिस न्यायालय के वो अधीनस्थ है उसके विशेष आदेश के। पर यहां एक किंतु बात जोड़ के इस कॉमन मैन वाली बात को पकड़ता है। ये किंतु से शुरू होती है कॉमन मैन वाली बात, किंतु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी जब वह ऐसे कार्य कर रहा था उसकी परीक्षा की जा सकेगी। अन्य बातों के बारे में जो उसे एज ए मजिस्ट्रेट नॉलेज में आया जब वो अन्य बातों के बारे में जो उस समय घटित हुई थी जब वो अपने मजिस्ट्रेट का कार्य कर रहा था उनके बारे में एविडेंस देने के लिए बुलाया जा सकता। तो कोर्ट रूम के अंदर अन्य कोई भी बात है जो मजिस्ट्रेट के नाते उसे पता नहीं लगी, कोर्ट में उपस्थित था, अपना कार्य कर रहा था जज का, उस समय कोर्ट में कोई बात घटित हो गई तो उसके लिए उसकी एग्जामिनेशन की जा सकती है, एज ए विटनेस उसको कोर्ट में बुलाया जा सकता है। आई थिंक वेरी क्लियर, मुझे नहीं लगता इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। अब मैं क्लियर करता हूं आपको दृष्टांत के माध्यम से। सेशन न्यायालय के समक्ष अपने विचार में
विचारण में, ये विचार के पीछे ना लगा लेना, विचारण में अपने ट्रायल में क्या कहता है कि अभिसाक्ष्य, अभिसाध्य लिख रहा है, इसको अभिसाक्ष्य कर लेना। अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट ख द्वारा अनुचित रूप से लिया गया। ख नामक जो जज है, जज नहीं मजिस्ट्रेट है क्रिमिनल मामलों में, ठीक है। तो ख नामक जो मजिस्ट्रेट है उसने एविडेंस प्रॉपर तरीके से नहीं लिया, अनुचित तरीके से एविडेंस को लिया है। जो मैनर होता है एविडेंस लेने का वो प्रॉपर फॉलो नहीं किया। कैसे लेते हैं एविडेंस? आप 281 पढ़े, 273 पढ़े, ठीक है, 274, 75, 76 पढ़े, साथ में आप 164 में देखो जब कन्फेशन नोट की जाती स्टेटमेंट, वहां सब जगह मैनर लिख रखा है, प्रश्नोत्तर के रूप में पूछना है, भाषांतर सुनाना है एक्यूज को, ठीक है। तो हर जिसने लिखा उसको वापस बोल के सुनाना है कि आपका एविडेंस था, वो उसमें करेक्शन करवा सकता है, साइन लेने उसके। तो यहां सेशन न्यायालय के समक्ष अपने विचारण में क नामक एक व्यक्ति कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट साहब थे ख, उन्होंने साक्ष्य इम्प्रॉपर मैनर में ग्रहण किया है, ठीक है। देख लेता हूं मैं अनुचित रूप से को क्या लिखा है, इम्प्रॉपरली है। तो इम्प्रॉपरली एविडेंस टेकन किया है। तद विषयक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ख को, या क की जगह ख कर लेना, ख मजिस्ट्रेट को किसी वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जा सकता। अब उसने एविडेंस प्रॉपर लिया इम्प्रॉपर लिया, वो मजिस्ट्रेट का विवेक है, मजिस्ट्रेट के नाते उस पर इस बात का प्रश्न उठ रहा है कि उसने एविडेंस प्रॉपर लिया इम्प्रॉपर लिया। तो इस विषय में कि क्या उसने एविडेंस प्रॉपर लिया था या इम्प्रॉपर था, इसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी न्यायालय में उसको बुलाया नहीं जा सकता सिवाय वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के सिवाय। जो सुपीरियर कोर्ट है वो विशेष आदेश दे सकता है कि मजिस्ट्रेट साहब आप उस कोर्ट में उपस्थित होकर बताओ कि आपने जो एविडेंस टेकन किया था वो प्रॉपर था या इम्प्रॉपर था। ख को देखते हैं। मजिस्ट्रेट व के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क सेशन न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है। एक मजिस्ट्रेट है, उनका नाम है व, ठीक है। इन व नामक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क नामक व्यक्ति क्या है, सेशन न्यायालय के सामने अभियुक्त है। कि मजिस्ट्रेट था वह, उसके कोर्ट में क नामक व्यक्ति ने मिथ्या साक्ष्य दिया, तो मिथ्या साक्ष्य के लिए सेशन न्यायालय उसका ट्रायल कर रहा है। अब इस सेशन न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, वरिष्ठ न्यायालय हो गया मजिस्ट्रेट का सेशन न्यायालय, आपने कोर्ट की अथॉरिटी पढ़ी होगी, अच्छा नहीं पढ़ी अभी 9 से 15 वाला, तो अभी पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय उससे यह नहीं पूछा जा सकता कि क ने क्या कहा था जिसको मिथ्या साक्ष्य के रूप में विचारण किया जा रहा है। तो उसका कहने जो मजिस्ट्रेट व के सामने एविडेंस दिया था उसका कौन सा पार्ट मिथ्या था कौन सा नहीं था, इसका एविडेंस देने के लिए उसको कोर्ट में उपस्थित नहीं करवाया जा सकता। किसको? व नामक मजिस्ट्रेट को, सिवाय उस वरिष्ठ न्यायालय के जो सेशन न्यायालय उसके विशेष आदेश के सिवाय उसको विवश नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट देखते हैं, आपको यहां से फर्क नजर आएगा थर्ड पॉइंट से, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, क सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है, सेशन न्यायालय के समक्ष क नामक व्यक्ति अभियुक्त है, उसने सेशन न्यायाधीश ख के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया। ख के कोर्ट रूम में क नामक व्यक्ति ने क्या किया, एक पुलिस वाले पर, पुलिस ऑफिसर का हत्या करने का प्रयत्न किया, अटेम्प्ट टू मर्डर। कहां पर है? आईपीसी की धारा 307 में। तो क नामक व्यक्ति ने एक पुलिस ऑफिसर पर अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास किया और इसके लिए उसको एक सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण किया जा रहा है। अब ख नामक सेशन न्यायाधीश ख के सामने वो मर्डर हुआ था, वो अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया था, तो यहाँ ख की परीक्षा की जा सकेगी कि उसके कोर्ट रूम में क्या इस क नामक एक्यूज ने कोई पुलिस ऑफिसर पर हमला किया था। तो क्यों? क्योंकि ये उसे मजिस्ट्रेट के नाते कोर्ट रूम में नहीं देखा, उस कोर्ट रूम में 10-15 लोग और भी थे, उन्होंने भी देखा कि उस क नामक अभियुक्त ने किसी व्यक्ति पर हमला किया है। तो ये हमला सभी लोगों ने जो कोर्ट रूम में उपस्थित थे सभी ने देखा, मजिस्ट्रेट के नाते उसके नॉलेज में नहीं आया।
आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि मुझे नहीं लगता इस सेक्शन में आपको अब कोई समस्या होगी, कितनी भी प्रॉब्लम बन के आ जाए आप चुटकियों में उड़ा दोगे, ऐसा मुझे विश्वास। जजेज एंड मजिस्ट्रेट, नो जज और मजिस्ट्रेट शेल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। क्या कह रहा है कि नो जज और मजिस्ट्रेट शेल बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन as to his own conduct in court or as such judge or magistrate or as to anything which come to his knowledge in court as such judge and magistrate। तो यहां पर स्पेशल रूप से कह दिया कि नो जज एंड मजिस्ट्रेट शेल बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन बाय हिज ओवन कंडक्ट इन कोर्ट और एज सच जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जज या एड टू द एनीथिंग विच कम इन हिज नॉलेज इन द कोर्ट एज सच मजिस्ट्रेट और जज। तो मजिस्ट्रेट और जज के नाते जो उसकी नॉलेज में आया है या फिर मजिस्ट्रेट और जज के रूप में उसका कोर्ट में जो खुद का कंडक्ट था उसके बारे में उसको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। बट यहां एक्सेप्ट निकाल के ये पॉइंट निकाल दिया, except upon the special order of some court to which he is subordinate। उस कोर्ट के जिसके वो सबऑर्डिनेट है वो मजिस्ट्रेट, उस कोर्ट के जिसके वो सबऑर्डिनेट है उसके स्पेशल ऑर्डर से उसको बुलाया जा सकता है, एविडेंस देने के लिए कंपेल किया जा सकता। बट ही मे बी एग्जामिन टू द another matter which occurred in his presence while he is so acting। ठीक है। इलेक्ट्रेशन ए, इलेक्ट्रेशन क्या कहता है, ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। ए का ट्रायल चल रहा था कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, से दैट ए डिपोजिशन वाज इम्प्रॉपरली टेकन बाय बी, द मजिस्ट्रेट बी कैन नॉट बी कंपेल्ड, क्योंकि उसको उसने एविडेंस को प्रॉपर लिया इम्प्रॉपर लिया, ये मजिस्ट्रेट होने के नाते उसका कंडक्ट था। तो यहां पर उसको बी जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चन एज टू दिस एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट। तो सुपीरियर कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर के सिवाय उस बी नामक मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने एविडेंस प्रॉपरली लिया इम्प्रॉपरली लिया, एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एज ए सिविल जज उसने ऐसा कंडक्ट किया है, तो उसके लिए हम उसको कंपेल नहीं कर सकते। ए इज एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन टू हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी। बी नामक मजिस्ट्रेट के सामने फॉल्स एविडेंस देने के लिए ए नामक एक्यूज का कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल चल रहा है। ए मजिस्ट्रेट बी कैन नॉट बी आस्क्ड व्हाट ए सेड। तो बी मजिस्ट्रेट से यह पूछा नहीं जा सकता कि ए नामक एक्यूज ने क्या कहा था, एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर कोर्ट। क्लियर है। ए इज एक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर ए पुलिस ऑफिसर। दोबारा देखना, ए क्या है, एक्यूज है बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ए एक्यूज है ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर ए पुलिस ऑफिसर। एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर करने के लिए ए का को एक्यूज बनाया है। कब किया था, वाइल ऑन हिज ट्रायल बिफोर बी, जब बी के समक्ष उसकी ट्रायल चल रही थी, बी नामक मजिस्ट्रेट के समक्ष, तब उसने एक पुलिस ऑफिसर पर अटेम्प्ट टू मर्डर किया था। ए सेशन जज बी में बी एग्जामिनर एज टू व्हाट ऑफ क्यू। तो यहां उसे मजिस्ट्रेट के नाते वो बात पता नहीं लगी, कॉमन मैन के नाते उसके कोर्ट रूम में किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ है तो उसको बुलाया जा सकता है कि क्या हुआ था उस दिन आपके कोर्ट रूम, क्योंकि ये बात मजिस्ट्रेट के नाते पता नहीं लगी। वहां कोर्ट रूम में हर व्यक्ति ने वो देखा था कि ए नामक एक्यूज ने पुलिस ऑफिसर पर अटेम्प्ट टू मर्डर किया। आई थिंक क्लियर है। बी 122 बड़ी सुंदर सी धारा है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी, बहुत शानदार प्रिविलेज दिया है पति पत्नी के रिश्ते में। रिश्ता कहां से प्रारंभ होता है, कहां खत्म होता है, पहले इस पे बात कर। विवाह से प्रारंभ है, तलाक पे खत्म। विवाह से प्रारंभ, तलाक पे खत्म। इन दोनों के बीच में आपने जो कुछ अपनी पत्नी को बताया, पत्नी उसको कोर्ट में आकर एविडेंस के रूप में नहीं दे सकती।
कुछ अपवाद हैं, 4-5 अपवाद, उन पर चर्चा कर लेंगे। बट आपकी सगाई होगी और आपसे मुंहफट आदमी आपने बता दिया पत्नी को, सगाई से शादी तक का कोई प्रोटेक्शन नहीं, शादी से तलाक तक, तलाक के बाद भी आप पत्नी से बात कर रहे हो, उसको बता रहे हो, वहां भी कोई प्रोटेक्शन। तो पति पत्नी को वैवाहिक स्थिति के दौरान जो भी कम्युनिकेशन हुई है, संसूचनाएं हुई है, उनको यहां पर प्रिविलेज मिला है, इसलिए इसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहा जाता है 121 122, कि आपने पत्नी को या आपकी पत्नी ने आपको जो भी सूचनाएं दी, 122 कहता है उनको कोर्ट में आकर पेश नहीं किया जाता। देखते हैं क्या बात है। तो हेडिंग है वैवाहिक स्थिति के दौरान की गई संसूचना। कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या विवाहित रह चुका है, आज वो डाइवोर्स है पर वो विवाहित रह चुका है, क्या है, या तो विवाहित है या आज वो डाइवोर्स हो गया पर वो कभी विवाहित रह चुका है। तो कोई भी व्यक्ति जो या तो विवाहित है या पहले विवाहित रह चुका है, किसी संसूचना की जो किसी व्यक्ति द्वारा जिससे वह विवाहित था या विवाहित रह चुका है, विवाहिक स्थिति के दौरान उसे दी गई है। तो कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या विवाहित रह चुका है, कोई ऐसी संसूचना कम्युनिकेशन जो किसी व्यक्ति द्वारा जिससे वह विवाहित था या पहले विवाहित रह चुका है या अभी विवाहित है, उसने विवाहित स्थिति के दौरान, ये बात पॉइंटेड करना कि विवाहित स्थिति के दौरान ही देना, शादी से तलाक तक उसे दी गई हो, तो उसको प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाए। तो उस व्यक्ति को कोर्ट में बाउंड नहीं कर सकता कि तेरे पति ने क्या बात बताई थी कल तेरे को, तो पत्नी को बाउंड नहीं कर सकते, पति को भी बाउंड नहीं कर सकते कि पत्नी ने क्या बात बताई। तो क्या किया नहीं किया जा सकता, नोट कंपेल। ऐसी सूचना जो पति ने पत्नी को विवाहिक स्थिति के दौरान दी है, उसको प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, और न वह किसी ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अगर पत्नी और पति कोर्ट में आ भी गए कि हमारी तो लड़ाई है, मैं तो कोर्ट में एविडेंस दूंगी पति के खिलाफ, या पति कह रहा मैं तो पत्नी के खिलाफ एविडेंस दूंगी, इसको तो जेल में डलवाऊंगी अंदर, तो उसको भी यहां बैन कर दिया। न वह किसी ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। तो नॉट अलाउ और नॉट कंपेल, ना तो कोर्ट उसको एविडेंस देने के लिए अलाउ करेगा, पति पत्नी आ भी गए कि मैं तो देना चाहता हूं कोर्ट एविडेंस, तो अलाउ भी नहीं है। दो चीजों के लिए मना कर रहा है। पेन बदल के तुम्हें बताता हूं दोबारा, यहां से देखना आप कि एक तो प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, दूसरा न वह किसी ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। न तो कोर्ट उसको एविडेंस देना अलाउ करेगा, ना ही उसको नोटिस देके कि आपको एविडेंस देना ही पड़ेगा, कंपेल भी नहीं किया जा सकता। तो एक तो कंपेल करने को मना कर रहा है और दूसरा एविडेंस देने को अलाउ करने को भी मना कर रहा है। जब तक कि यहां से अपवाद शुरू हो गए, जब तक कि जिसने वह संसूचना दी है या उसका हित प्रतिनिधि सम्मत ना हो। पहली बात तो जिसके खिलाफ एविडेंस देना है, जैसे मैंने अपनी पत्नी को विवाहिक स्थिति के दौरान बताई कि मैंने श्री कोई भी नामक एक व्यक्ति है, उनका मर्डर किया। अब मेरे खिलाफ मेरी पत्नी कोर्ट में एविडेंस देना जाना चाहती है, अलाउ नहीं करेंगे। ना ही कोर्ट जबरदस्ती उसको बुला सकता है कि आपके पति ने आपको क्या सूचना दी उस मर्डर के बारे में बताओ। दोनों बिल्कुल ना तो अलाउ किया जाएगा ना कंपेल किया जाएगा। बट अब मैं ही कंसेंट दे देता हूं कि जा, पत्नी को कहता हूं दे दे तू कोर्ट में, मैं तेरे को परमिशन दे रहा हूं। तो यहां या तो जिसने सूचना दी या उसका हित प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव जो उसको रिप्रेजेंट कोर्ट में कर रहा है, उसके द्वारा कंसेंट दे दी जाती। मैं ही कह रहा हूं कि जा दिया, तो यहां जिस व्यक्ति ने संसूचना दी थी या उसका हित प्रतिनिधि दे सकता है। दूसरा, सिवाय उन वादों में जो विवाहित व्यक्तियों के बीच है, पति पत्नी एक दूसरे पर कार्रवाई चला रहे हैं, मकान को लेकर, जमीन को लेकर, भरण पोषण को लेकर। भरण पोषण सिविल कार्रवाई होती है। देखो सीआरपीसी में प्रोसीजर है और उसके लिए आप भरण पोषण नहीं भरते हो तो सजा का प्रावधान है। बाकी भरण पोषण एज ए सिविल कार्रवाई होती है, मेंटेनेंस।
तो आप एक दूसरे के लिए के विरुद्ध कार्रवाइयां चला रहे हो, मकान के लिए, ये मकान मेरा है, बच्चे की कस्टडी के लिए एक दूसरे के विरुद्ध कार्रवाइयां चला रहे हो, और वहां पर एक दूसरे ने कोई बात हुई थी जो एक दूसरे को बताई थी, तो आप एज एविडेंस दे सकते हो। या उन कार्रवाई में जहां एक विवाहित व्यक्ति दूसरे विवाहित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध के लिए अभियोजित है। तीसरा पॉइंट यहां लिख देता हूं कि आप दोनों के बीच में क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है। क्या चल रही है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग। पति ने पत्नी को पीट दिया, पत्नी क्रूरटी का केस लगाकर बेटी। अब दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध क्या कर रखा है? किसी अपराध के लिए क्रिमिनल कार्रवाइयां कर रखी है। तो यहां भी एविडेंस एलाउ है। कहां कहां एलाउ हो गया? कि जहां जिस व्यक्ति ने वो सूचना दी थी वो कंसेंट दे देता है या उसका रिप्रेजेंटेटिव सम्मति दे देता है। दूसरा, एक दूसरे के विरुद्ध कार्रवाइयां चल रही है, वाद चल रही है, एक दूसरे के विरुद्ध वाद का मतलब सिविल कार्रवाई है। एक दूसरे के विरुद्ध वाद का मतलब क्या हो गया? सिविल कार्रवाई। तो यह एक दूसरे के विरुद्ध सिविल सूट में। तीसरा, एक दूसरे के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग। और भी पॉइंट लिख लो आप। फोर्थ, आचरण के बारे में, एक दूसरे के कंडक्ट के बारे में एविडेंस दिया जा सकता है। कंडक्ट मतलब आचरण के बारे में, ठीक है। और आप अपनी पत्नी को कुछ बता रहे थे और अन्य व्यक्ति ने सुन लिया, तो वो एविडेंस दे सकता है। अन्य व्यक्ति ने सुन लिया तो वो साक्ष्य दे सकता है। छठी पॉइंट क्या है? सिविल कार्रवाई में तो हो ही सकता है, ठीक है, और क्रिमिनल में हो गया, किसी और ने सुन लिया तो वो एविडेंस दे सकेगा। कंडक्ट के बारे में हो गया। बस 5 पॉइंट अपवाद के रूप में लिख लो, इतना ही काफी है, ठीक है। 5 पॉइंट अपवाद है। यहां एविडेंस दिया जा सकता है पति पत्नी के बीच की कम्युनिकेशन का, अदरवाइज नहीं दे सकता। एक केस था, उस केस की मैं यहां चर्चा कर लेता हूं। पिछला वाला पेज खाली है, यहां पर उस केस की चर्चा करता हूं। केस था राम भरोसे। हम सब राम के भरोसे ही हैं। राम भरोसे वर्सेज यूपी राज्य। पकड़ते हैं राम भरोसे वर्सेज यूपी राज्य में क्या हुआ। पत्नी ने आकर बताया, पति ने आकर पत्नी को क्या बताया कि मैं पड़ोसी को मार के आ गया हूं, पड़ोसी को मैंने मार दिया और उसके गहने उठा लाया, मैंने गहने दे दिए पत्नी को। ये बात तो नहीं बता सकता। उसने क्या कहा? मैंने पड़ोसी को मार दिया और ये उसके गहने रहे, मैं गहने उतार लाया उसके शरीर से, ये गहने रख दी। इतना एविडेंस तो नहीं बता सकता। पर पत्नी ने आंखों से ही देख लिया कि वो पड़ोसी को मार रहा है, तो पत्नी अब एविडेंस दे दे। तो पत्नी ने जो खुद आंखों से देखा है, पति ने नहीं बताया, पत्नी ने आंखों से जो देखा उसका साक्ष्य दे सकते, उसका साक्ष्य दिया जा सकता। जैसे वो पड़ोसी को मार के आया, अब पत्नी ने, उसने आके कहा मैंने पड़ोसी को मार दिया है, उसके गहने ले आया हूं और गहने मैंने वो सामने खोद के गाड़ दिए। अब पत्नी ने देखा कि वो पड़ोस में मर्डर भी कर रहा था, उसने आंखों से देखा, चलो मर्डर नहीं देखा, वो पड़ोस से मर्डर करके और दीवार कूद के आया और चक्कू को उसने गाड़ा, उसने आंखों से चक्कू गाड़ते देखा, फिर गहने लाके गहने छिपाते देखा और उसने कितनी सूचना दी कि मैंने गहने यहां पर छिपा दिए। ये एविडेंस तो नहीं दे सकती, पर उसने आंखों से क्या देखा कि उसने चक्कू छिपाया, तो उसका एविडेंस दे सकती। और उसने गहने छिपाया, इसका भी दे सकती क्योंकि उसने आंखों से देखा। तो पति ने जो सूचना दी उसका तो एविडेंस नहीं दे सकती, पर जो उसने छिपाया उसका एविडेंस दिया जा सकता है। कोई अलाउ, यहां पर कोई रोक टोक नहीं है इस चीज को लेकर, ठीक है। अब छोटे छोटे 3 सेक्शन हैं, उनको अभी चुटकियों में उड़ा देंगे। चुटकियों का मतलब समझते हो क्या होता? इसको तो नोट कर लोगे। 5 अपवाद लिखे हमने, 3 तो इसमें दे रखे थे, 2 एक्स्ट्रा मैंने पेन से लिखवा दिए।
राज्य के कार्यकलाप के बारे में साक्ष्य। राज्य कौन होता है? केंद्र और स्टेट दोनों को राज्य कहा जाता है। ठीक है, आप जब पढ़ोगे संविधान, वहां आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा है। राज्य के अंतर्गत हर गवर्नमेंट बॉडी आती। आप किसी पर भी केस लाओ, राजस्थान राज्य आ जाए। मेरे गली में नाली खराब, मैं जेडीए पर केस लेकर आ गया, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पार्टी राज्य बनेगी। मेरे को पीएचडी के लिए मेरा इंटरव्यू होना था, इंटरव्यू को करने में वो लेट कर रहे हैं, मतलब पीएचडी फाइनल सबमिशन के लिए मेरा इंटरव्यू है और वो लेट कर रहे हैं, और इसके कारण मुझे किसी प्रकार का नुकसान हुआ। मैं यूनिवर्सिटी पर केस लाता हूँ, यूनिवर्सिटी नहीं बताऊंगा, आप लोग पहुंच जाओगे। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी पर केस लाया, यूनिवर्सिटी का नाम बाद में आता, पहले राज्य का नाम है। मैं यूनिवर्सिटी को एज ए सपोर्टिंग पार्टी बनाऊंगा, केस राज्य का ही चलेगा, राजस्थान राज्य। समझे? जितने भी स्टेट बॉडी होती है वो सब राज्य है। तो राज्य के कार्यकलाप के बारे में साक्ष्य। स्टेट से संबंधित कोई भी मैटर है, उसका एविडेंस क्या कोर्ट में दिया जा सकता है? नहीं दिया जा। अब पढ़ते हैं इसको। कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी क्रियाकलाप से संबंधित अप्रकाशित शासकीय अभिलेख, अप्रकाशित जो अभी तक पब्लिक के बीच में पब्लिक नहीं हुए हैं, शासकीय मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, तो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उससे कोई भी बात व्युत्पन्न होती है, उसका कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो राज्य के कार्यकलाप से संबंधित ऐसे डॉक्यूमेंट जो अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं पब्लिक के बीच में, उसका साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। एक अपवाद यहां दे रखा है, सिवाय संप्रक्त विभाग के, जिस विभाग के वो डॉक्यूमेंट है उस विभाग के प्रमुख ऑफिसर की आज्ञा के बिना, जो या तो ऐसी आज्ञा देगा या ऐसी आज्ञा को विधारित कर लेगा। विधारित करना, रोकना, या तो आज्ञा दे सकेगा या आज्ञा देने से मना कर देगा, आज्ञा देने से मना कर देगा। तो संप्रक्त विभाग के प्रमुख ऑफिसर की अनुज्ञा के बिना राज्य से संबंधित किसी भी कार्यकलाप से संबंधित अप्रकाशित शासकीय अभिलेख से व्युत्पन्न कोई भी एविडेंस नहीं किया जाता। जैसे भारत और फ्रांस के बीच में राफेल डील हुई, दो देश है, राफेल नाम आपने सुना होगा, काफी विवाद में रहा, एक ऐसा विमान है हमारा। इस राफेल डील हुई, कांग्रेस सरकार 2013 में डील कर रही थी, जब इसका 590 करोड़ समथिंग एक विमान की कीमत तय हुई। बाद में मोदी सरकार आई 2016 में, लगभग राफेल की डील हुई 2013 से 16 में, तो उन्होंने 1300 करोड़ के आसपास के बजट में इसको डील किया। किसमें? 1300 करोड़ प्रति विमान। अब विवाद उठा कि क्या 600 करोड़ का विमान अचानक 1300 करोड़ का हो गया 3 साल में। राफेल घोटाला करके बहुत हवाबाजी। कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाओ डील की कीमत बताओ, क्या डील हुई, इतनी अचानक प्राइस हाइक कैसे हुई, किस रेट में आपने डील की? सरकार ने कहा कि यह अनपब्लिश्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, हम इसको एज एविडेंस नहीं दे सकते। बट आप जब एविडेंस की धारा 162 को देखोगे, आई थिंक 162 को देखोगे, तो वो कहती है गवर्नमेंट रिकॉर्ड क्या एज एविडेंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कोर्ट डिसाइड करेगा। सरकार किसी भी डॉक्यूमेंट को यह कहकर कि ये 123 के अंतर्गत आता है, अनपब्लिश्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड या अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इसको हम नहीं दे सकते, ऐसे कहकर सरकार बच नहीं सकती। आपको कोर्ट में लाना होगा, मजिस्ट्रेट देखेगा कि क्या डॉक्यूमेंट का महत्व ऐसा है कि उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ चीजों को हमें छिपाना पड़ता है। 1976 की बात बताता हूं, इंदिरा गांधी परमाणु बम बनाने के लिए पोखरण में तैयारी कर रही थी 1976 में, और उन्होंने 1 साल 1.5 साल की गुप्त तैयारियों के बीच, गुप्त तैयारियां करनी पड़ती है, परमाणु बम बनाना अलाउ नहीं होता किसी भी देश के लिए। जो भी देश बनाने लगता है उस पर पूरी दुनिया बैन लगा देती है। अब जैसे हम चाइना के सामानों से चल रहे हैं, खिलौनों से लेके घर की लाइटें, वहीं से सब कुछ चाइना से आ रहा है, मोबाइल हमारे चाइना से आ रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप सब कुछ चीजें, मैक्सिमम चीजें चाइना से। अब अगर चाइना हम पर बैन लगा दे, सामान सप्लाई बंद कर दे, तो हमारे तो स्थिति खराब हो जाए। हम सऊदी अरब, ईरान
और रूस के लिए पेट्रोल डीजल पर निर्भर हैं। अगर वो हमें पेट्रोल डीजल देना बंद कर दे तो हमें पैदल चलना पड़ेगा, साइकिल से चलना पड़ेगा, देश में हाहाकार मच जाए, देश की व्यवस्था खराब हो जाती। अब हमने किसी देश के साथ क्या डील की, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने से 123 मना करता है। तो यहां जब राफेल का विवाद हुआ कि क्या 600 करोड़ का विमान 3 साल में 1300 करोड़ में खरीद रहे हैं, तो कोई घोटाला तो नहीं है। अंबानी कंपनी को ठेका दिया था, तो क्या अंबानी के साथ मिलकर मोदी सरकार घोटाला तो नहीं करी, ये विवाद होता। तो जब राफेल वाले मामले में कोर्ट ने 123 का सहारा लिया, तो वहां कोर्ट ने सरकार ने 123 का सहारा लिया, तो कोर्ट ने कहा कि भले वो अप्रकाशित डॉक्यूमेंट है, अनपब्लिश्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आपका उस देश के साथ क्या गुप्त डील हुई है, क्योंकि हमें हो सकता है 1300 करोड़ में दे दिया, बाकी देशों को 1800 करोड़ में बेच रहा है। जैसे मैं चुपचाप किसी बच्चों को कहता हूं, भाई ये नोट है, किसी को मत बताना, मैं तेरे को दे रहा हूं। अब वो बता नहीं सकता, किसी को बाउंड किया तो हो सकता है भारत सरकार को कहा हो कि 1300 में दे रहे हैं, बाकी को 1800 करोड़ में प्रति विमान बेच रहे हैं, आप ले लो 1300 में, पर आउट मत करना कहीं भी। ये चीज कोर्ट में पेश की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। तो यहां 123 करती है कि आप उस विभाग के प्रमुख ऑफिसर की अनुज्ञा के बिना नहीं पेश कर सकते, कोर्ट उसको एविडेंस में नहीं ले सकता। बट 162 प्रोविजन करती है कि आपको कोर्ट तक तो लेके आना पड़ेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या उसको एविडेंस में ले या नहीं ले। अब राफेल वाले मामले में भारत ने कहा कि हमारी फ्रांस के साथ गुप्त डील हुई है और विमान की अगर कीमत का उजागर किया तो इससे कहीं देशों के साथ जो राफेल खरीद रहे फ्रांस के, उस पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे फ्रांस देश के साथ संबंध बिगड़ेंगे। तो एक बंद लिफाफे में उस राफेल की कीमत से संबंधित डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाए, उनको ऑब्जर्व किया, चेक किया कि घोटाला वगैरह है या नहीं है, कीमत क्यों बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी, कितने में डील हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन डॉक्यूमेंटों को वापस सरकार को दे दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया प्रॉपर्ली, एविडेंस में पब्लिश तो नहीं किया राफेल कितने का आया, अभी तक किसी को पता नहीं है कि 1200 1300 का आया, 800 का आया, 900 का आया। बट एज कोर्ट ने मंगाया, 123 मना करती है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट पेश करने से मना कर सकते। अब एक एविडेंस और समझाता हूं यहां 123 का, कि हमारे यहां पर एक डील हुई, मान लो कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति को मतलब किसी प्रॉपर सिटी में, जयपुर के बाहर इस कॉलोनी में एक रिको एरिया डेवलप करेगी। डेवलपमेंट जो बिजनेस कॉमर्शियल एरिया होता है जहां उद्योग चलते हैं, रिको एरिया। अब अगर ये खबर पहले से प्रकाशित हो जाए तो उस एरिया में लोग जमीन खरीद के लेते हैं, क्योंकि रिको एरिया जहां भी जाता है वहां जमीनों की रेटें बढ़ जाती हैं। अब ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में एविडेंस देने के लिए आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, उस जिस रिको विभाग को, उद्योग विभाग को जो डील कर रहा है, उसका चीफ ऑफिसर की अनुज्ञा के बिना आप कोर्ट में ऐसी एविडेंस को नहीं मंगा सकते। तो कोई भी उस पर 19-20 विवाद है तो 162 का सहारा लेकर कोर्ट कह सकता है कि आप इसको एविडेंस में लेंगे नहीं लेंगे बात की बात है, हमें तो दिखाना ही पड़ेगा। कोर्ट देख सकता है, 162 में पावर है कोर्ट। तो क्या हो गया, कोई भी राज्य का ऐसा डॉक्यूमेंट जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, उससे संबंधित ऑफिशियल रिकॉर्ड को से संबंधित कोई भी एविडेंस देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। मैं एक उदाहरण बता रहा था परमाणु बम का। अब परमाणु बम के लिए बजट तो पेश करना ही पड़ता है ना, उसको बजट में नहीं दिखाते, उसको छिपा के रखते हैं, क्योंकि अगर वो बजट में दिखा दिया तो सांसदों के सामने आ जाएगा। सांसदों के भी अमेरिका से फंडिंग होती है, तो अमेरिका को सूचना दे देंगे कि हमारे तो परमाणु बम का बजट रखा है, 5000 परमाणु बम बना रहे, तो अमेरिका हम पर बैन लगा देगा। तो ऐसी चीजें गुप्त में चलती है, बिल्कुल 10-15 हजार करोड़ चुपचाप से लगाते रहते हैं। और जब वो एकदम से परमाणु विस्फोट करके इंदिरा गांधी ने चेक किया, बाद में 1998 में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोबारा परमाणु बम को चेक किया, फिर हम परमाणु शक्ति संपन्न देश बने। इस एविडेंस को कोर्ट में आप नहीं ला सकते कि क्या भारत परमाणु बम बना रहा है, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए जाए, मना है। सुप्रीम कोर्ट अपनी तसल्ली के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट देख सकता है, वो भी जज सुप्रीम कोर्ट का, बाकी रीडर को नहीं। गुप्त लिफाफे में आता है, जज देखता है, चेक करके वापस लिफाफा सील करके भेज देता है।
क्योंकि वो बड़ा मैटर है, देश प्रभावित होता है। हम परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसलिए चाइना पाकिस्तान हम पर हमला नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट कोई देश हम पर हमला नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास भी परमाणु में हम भी चाइना को उड़ाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो राज्य के क्रियाकलाप से संबंधित है, स्टेट के गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है और अभी तक पब्लिक नहीं हुए, उनको एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को। सरकारी व्यक्ति को आप कह नहीं सकते कि ये एविडेंस लेके कोर्ट में आओ, सिवाय उसका जो विभाग है उसका चीफ ऑफिसर के। पर 162 की सहारा लेकर आप कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट देख सकता है। एविडेंस में लेना मना किया है, इस साक्ष्य में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, पर आप एज ए मजिस्ट्रेट तो कुछ भी देख सकते हो। एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ द स्टेट, नो वन शेल बी परमिट टू गिव एनी एविडेंस derived from unpublished official record relating to any affair of state। तो कोई भी व्यक्ति को परमिट नहीं किया जाएगा किस बारे में एविडेंस देने के लिए, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटेड टू एनी अफेयर ऑफ स्टेट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। जिस डिपार्टमेंट का वो डॉक्यूमेंट है, उस डिपार्टमेंट के हेड के ऑफिसर की परमिशन से ही उसको एविडेंस देने के लिए परमिट किया जा सकता है। जो या तो परमिट देगा वो हेड ऑफिसर, या तो परमिशन देगा या विद होल्ड कर लेगा, परमिशन रोक सकेगा, सच परमिशन एज ही थिंक फिट। तो उस विभाग का जो ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो चाहे तो परमिशन दे उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में एविडेंस देने के लिए, चाहे वो परमिशन रोक सके। ये तो था 123। कोई विभाग का कोई भी डॉक्यूमेंट है, क्या उसको एविडेंस देने के लिए कोर्ट ऑफिसर को कह सकता है कि वो डॉक्यूमेंट लेके आओ जो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ। 124 कहती है दो ऑफिसरों के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुई, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इंपोर्टेंट प्रोविजन है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। आप जब एपीओ बन जाओगे तो आपके और पुलिस ऑफिसर, आपके और मजिस्ट्रेट के बीच में कोई भी किसी प्रकार की संसूचनाओं का आदान प्रदान हुआ, या आपने पुलिस ऑफिसर को कोई एविडेंस के बारे में सूचना दी कि ऐसा ऐसा एविडेंस है, मुझे सूचना मिली, आप वहां पे जाओ और तलाशी करके वो एविडेंस प्राप्त करो, वो हम पेश करेंगे सरकार की तरफ से ताकि एक्यूज को सजा दिलाई जाए। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो आपने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में सरकारी सेवक होने के नाते कोई दूसरे सरकारी सेवक को दी है, उसको प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। 124 कहती है कोई भी लोक ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर, उसको शासकीय विश्वास में दी गई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो किसी भी शासकीय, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता जो इंफॉर्मेशन उसको कम्युनिकेट की गई है उसको डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते जो उसने ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में दी है। जैसे मैं बताता हूं कि उस इलाके में हिंसा होने के चांस है और आप वहां पे पुलिस बढ़ा दो और यहाँ पे शांति है, इधर से पुलिस हटा। अब अगर ये बात उन लोगों को पता लग जाए जो वहां पर हिंसा कर रहे हैं, उनको पता लग जाए कि यहां पुलिस बढ़ा रहे हैं और उधर पुलिस कम कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे हैं, चलते रहते हैं, भारत में आम बात है, हिंदू मुस्लिम दंगे चलते हैं, ठीक है, शांति से जीने की आदत अब लोगों को रही नहीं, हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे हैं। वहां पर अगर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इधर हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे हैं, उधर शांति है दूसरे इलाके में। जयपुर के दो इलाके लेता हूं, मानसरोवर, मालवीय नगर। मानसरोवर में हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ने की संभावना है और मालवीय नगर में शांति है। एक पब्लिक ऑफिसर आके एसआई कहता है एफडीएम को, पुलिस थाने का, कि मैं पूरा इलाका देख के आया हूं, आज मालवीय नगर में कोई हिंसा होने के चांस नहीं है, पर मानसरोवर की तरफ उत्पाती व्यक्ति ज्यादा दिखे और मुझे सूचना मिली है कि आज वो रात को एक दूसरे पर हमला करने की फिराक बना रहे हैं। तो पुलिस ऑफिसर एफडीएम को क्या सूचना दे रहा है कि आप उधर मैनेजमेंट संभालो, और एफडीएम इस सूचना के आधार पर पुलिस फोर्स को मालवीय नगर से हटाकर मानसरोवर में शिफ्ट कर देता है। अब अगर ये सूचना उनको पता लग जाए जो मानसरोवर में हिंसा करने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, मानसरोवर में तो हिंसा नहीं करेंगे, कह देंगे मालवीय नगर में पुलिस नहीं है ना, नहीं है, अब करो एक दूसरे पर हमला। अब अपन करते हैं, हिंदू है तो कहेंगे मुस्लिमों को पीटते हैं, मुस्लिमों की दुकानें जलाते हैं, मुस्लिम है तो हिंदुओं की दुकानें जलाते हैं, हिंदुओं को पीटते हैं। तो किसी भी लोक ऑफिसर ने दूसरे लोक ऑफिसर को
शासकीय विश्वास में, ऑफिशियल कॉन्फिडेंस कोई सूचना दी है तो उस सूचनाओं को प्रकट करने के लिए ऐसे पुलिस लोक ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर को विवश नहीं किया जा सकता। जबकि वह पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर जिसको सूचना दी है या जिसने सूचना दी है, वो ये कहता है, ये समझता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से लोकहित को हानि हो। अगर उस सूचना के प्रकटन से किसी जनता के पब्लिक इंटरेस्ट का नुकसान होने की संभावना है तो आपको ऐसी सूचना को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाए। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। एक पब्लिक ऑफिसर ने दूसरे पब्लिक ऑफिसर को ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में जो सूचना दी है उसको डिस्क्लोज करने के लिए किसी भी ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता जब व्हेन ही कंसीडर डेट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय डिस्क्लोज। अगर ऐसा प्रकट कर दिया तो उससे पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है, सफर करेगा पब्लिक इंटरेस्ट। एक पुलिस ऑफिसर ने, कांस्टेबल ने सूचना दी कि आज रात को कुख्यात आतंकवादी लादेन इस शहर में आएगा, तो दूसरे पुलिस ऑफिसर को बाउंड नहीं किया जा सकता कि पहले पुलिस ऑफिसर ने क्या सूचना दी। एक दूसरे को जो भी पब्लिक ऑफिसर सूचना देते हैं उसको 124 कहता है, उसको गुप्त रखना है। अगर ऐसा ऑफिसर सोचता है कि मैं सूचना अगर कोर्ट में एविडेंस के रूप में बता दूंगा तो इससे लोकहित को हानि होगी, तो उसको गुप्त रखना जरूरी है। 124 उसको मना है। 125 कहता अपराध के करने के बारे में जानकारी। 3 लोगों को, कोई भी मजिस्ट्रेट को अपराध करने की जानकारी मिलती है जिसके आधार पर 190 सीआरपीसी की है, ये 190 भाई सीआरपीसी 190 के सी में वो कोग्निजेंस लेता है। कोई भी मजिस्ट्रेट को सूचना मिली, पुलिस ऑफिसर को कोई सूचना मिली है तो कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि कोई अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहां से मिली। तो जो मुखबिर होता है, मुखबिर जो सूचना देता है पुलिस को कि ये अपराध होगा, आज यहां से यहां गांजा लेके जा रहे हैं, आज ऐसा ऐसा अपराध हो सकता है, या इस व्यक्ति ने अपराध किया है, या ये अपराध करने के बाद इधर भागा था, उसकी मोटरसाइकिल लेके गया था, उससे पैसे लेके गया था, इस व्यक्ति ने वो अपराध के सामान छिपाए। ऐसी कोई भी सूचना जो मुखबिर या तो पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को दे रहा है, तो कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे जानकारी कहां से मिली। और कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो ये आपके टैक्स वगैरह आप चोरी करते हो, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते हो टैक्स बचाते हुए, तो या किसी प्रकार के रेवेन्यू का लॉस करते हो, ठीक है, चाहे वो जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, तो किसी भी राजस्व ऑफिसर को यह कहने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध कोई अपराध किए जाने के बारे में जानकारी कहां से मिली। उसे कहां से सूचना मिली कि आज रात को ये गाड़ी की नंबर की गाड़ी बिना जीएसटी बिल के सामान इधर से उधर लेके जाएगी टैक्स बचाने के लिए। उसको कहां से सूचना मिली कि इस व्यक्ति ने 5 लाख का इलीगल पैसा था, उससे कोई प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति के नाम पे बेनामी समव्यवहार कर रखा है टीपी के 41 के अंतर्गत, तो अपने भाई के नाम से संपत्ति ले रखी है, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से ले रखी है, और ये टैक्स बचा रहा है, इनकम टैक्स शो नहीं कर रहा, अपनी इनकम छिपा रहा है। तो ऐसी कोई भी सूचना अगर आपको मुखबिर के द्वारा मिलती है तो उस मुखबिर का नाम प्रकट करने के लिए आपको विवश नहीं किया जाएगा। 125 आपको सेव कर। इस धारा के अंतर्गत रेवेन्यू ऑफिसर से कोई भी जो पब्लिक रेवेन्यू की किसी ब्रांच में कारोबार करता है, कारचार का मतलब कारोबार कर लेना, या उसमें नियोजित ऑफिसर है, किसी भी जहां पर रेवेन्यू आता है, पब्लिक रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू की चोरी होने की संभावना है, तो उसको डील करने वाला प्रत्येक ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर माना जाएगा। जनरल सी बात है, किसी भी पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की किसी ब्रांच में कोई एम्प्लॉय है, यहाँ वहां पर कारोबार कर रहा है, तो उसको कहा जाएगा, जैसे कई बार क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को बचाते हैं, जैसे अब शिक्षा पर 18% जीएसटी। अब हमें भी हम लाइक संस्था रन कर रहे हैं, डिलीवर लो कोचिंग रन कर रहे हैं, तो ऐप है, ऐप पर हमें भी 18% जीएसटी पे करना पड़ता है जितनी भी आपसे फीस लेते हैं। तो कई बार हम क्या होता है कि रिकॉर्ड हटा लेते हैं कि हमें 100 बच्चे आए, तो हम क्या करते हैं, मात्र 80 बच्चों का रिकॉर्ड शो करते हैं और 80 का जीएसटी जमा कराते हैं, 20 का बचा लेते। अब किसी ने सूचना दी आप में से कि
वो जीएसटी चोरी कर रहे हैं। हालांकि मैं पूरा भरता हूँ जीएसटी, क्योंकि मैं आपसे इनकम जनरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ और टेस्ट सीरीज का जो कॉस्ट होता है वो आपसे लेता हूँ। टेस्ट सीरीज के बारे में भी आपको आज रात तक वो अपडेट हो जाएगा, ऐप पर कोई समस्या चल रही है, और आज मैं रात को फीस वगैरह अपलोड कर दूंगा। टेस्ट का भी थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने शेड्यूल चेंज किया है, टाइम वही है, सेम डेट को है, बस सिलेबस कम ज्यादा था तो उसके अनुसार टेस्टों को एडजस्ट किया है बस। तो वो मैं वापस डाल दूंगा ग्रुप में आपको। इंग्लिश पढ़ देता हूँ, हिंदी तो समझ आ गई होगी आपको। टैक्स चोरी वगैरह हुई, कोई अपराध हुआ, उसकी सूचना मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर को टैक्स चोरी की सूचना कहां से मिली? इंफॉर्मेशन टू कमीशन ऑफ अफेंस। नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शेल बी कंपेल्ड टू से when he got any information as to the commission of any offense, or no revenue officer shall be compelled to say when he got any information as to the commission of any offense against public revenue. Explanation: revenue officer in this section means any officer employed in or about the business of any branch of the public revenue. I think आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजीली समझ में आ जाना चाहिए। 126 से लेकर 132 तक, कल हम पूरा के पूरा 134 तक, सॉरी मैं देख लेता हूं कि कोई अगर बड़ी धारा है। 126 में थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर नहीं बेटा 133 से एक क्वेश्चन और बनता है तो हम 2 टुकड़ों में पढ़ लेंगे, अदरवाइज ये कल की क्लास में ये एविडेंस कंप्लीट कर देंगे, अन्यथा कल की जगह परसों की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। 15 से मैं आईपीसी शुरू कर रहा हूं और एक माइनर एक्ट और चला दूंगा। आपका कोर्स विद इन नवंबर लास्ट या 15 दिसंबर फाइनल है, इससे पहले कर दूंगा। प्री का कोर्स बहुत छोटा है, पर मैं मेंस का भी अभी पढ़ाना चाहता हूं, और उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि जब आपका कोर्स फ्री हो जाए या मुझे एक्स्ट्रा समय मिले, छुट्टियां मिले, तब मैं आपको और एक्स्ट्रा पढ़ा सकूं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।